जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुर्वेद में आप सबका स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद शास्त्र अगर समझकर सीखने का प्रयत्न करें तो बहुत इजी है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। तो आप स्मार्टली प्रिपेयर करें, प्रेशर बिल्कुल ना ले, और अगर कोई टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि मैं ट्राई करूंगी कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सको और प्रिपेयर कर सको। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ पोटली कल्पना के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको पोटली कल्पना की व्युत्पत्ति, परिभाषा, महत्व, प्रकार, निर्माण विधि आदि के बारे में बताऊंगी। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और पसंद आने पर लाइक तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए शुरू करें। पोटली कल्पना एक आयुर्वेदीय रसशास्त्रीय कल्पना है, जिसमें ड्रग्स को एकत्रित करके चिकित्सा में प्रयोग में लिया जाता है। अगर पोटली शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो पोट धातु को ली प्लस डिप प्रत्यय लगने से पोटली शब्द बनता है, जो एक स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोटली, पुलिंदा या फिर गठरी। रसशास्त्र की दृष्टि से पोटली कल्पना में पोटली शब्द का अर्थ होता है वस्तु को छोटे स्वरूप में परिवर्तित करना, अर्थात कंसाइज करना या फिर मिनिमाइज करना या फिर कॉम्पैक्ट करना। अगर परिभाषा देखें तो रस योग सागर में कहा है कि विस्तारितस्य वस्तुनः अल्पीभवनं पोट्टम पोट्टम लाति गृह्यति इति पोटली, अर्थात विस्तृत वस्तुओं को, मतलब कि इधर उधर फैली हुई वस्तुएं हैं, उसे एकत्रित करके छोटे स्वरूप में लाने को पोट कहते हैं और पोट स्वरूप धारण करने को पोटली कहते हैं। अब आगे परिचय देखते हैं। यह एक शास्त्रीय कल्पना है, खास करके सिद्ध संप्रदाय की विशेष कल्पना है। यह सद्य फलप्रद रसायन कल्पना है, अर्थात अंत समय में जब मृत्यु समीप हो, नाड़ी की गति मंद हो गई हो, तब भी इसका प्रयोग करने से तुरंत फल मिलता है और थोड़े समय के लिए मनुष्य में प्राण स्थापित हो जाते हैं। यह पोट स्वरूप में होती है। 12वीं शताब्दी से रसशास्त्र के ग्रंथ में इस कल्पना का वर्णन मिलता है। अब तक अलग अलग ग्रंथों में 83 प्रकार की पोटली का वर्णन है। 13वीं शताब्दी में यशोधर ने वज्र पोटली का वर्णन किया है, जो कि गंधक द्रावण में पकाई गई थी। इसके बाद 18वीं शताब्दी में योग रत्नाकर ने गंधक के द्रावण में पक्व की गई हेमगर्भ पोटली का वर्णन किया है। अब महत्व देखते हैं। जब कजली कल्पना, परपटी कल्पना आदि कल्पनाएं अस्तित्व में थी, फिर भी इस कल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह समझते हैं। इस कल्पना द्वारा जो ड्रग्स चूर्ण स्वरूप में है, उसे वस्त्र में बांधकर पकाकर पोटली या सोक्टी स्वरूप में परिवर्तित करते हैं, जिस कारण चूर्ण स्वरूप औषधियों को पोटली में बांधकर संग्रहित किया जा सके। चूर्ण के लिए पात्र की आवश्यकता रहती है, जबकि पोटली स्वरूप में औषधि संग्रह के लिए पात्र की जरूरत भी नहीं है। बहुमूल्य औषधियों के बिखरने का, व्यय होने का या फिर नष्ट होने का भय भी नहीं रहता है। इसके अलावा प्रवास के समय औषधि संग्रह भी आसान हो जाता है। साथ में औषधि प्रयोग भी आसान हो जाता है। जैसे चूर्ण स्वरूप में औषधि है तो वह गले में चिपकती है, जबकि सोक्टी स्वरूप में औषधि को आसानी से निगल सकते हैं। इसके प्रयोग से सद्य फल प्राप्ति भी कर सकते हैं और औषधि को जीवाग्राह्य भी बना सकते हैं। मरणोन्मुख रोगी को नवजीवन प्रदान करने के लिए उपयोगी है और असाध्य व्याधि में भी यह लाभप्रद है। इतनी महत्वपूर्ण कल्पना होने पर भी पोटली कल्पना आजकल प्रयोग में क्यों नहीं ली जाती, तो इसका आंसर यह है कि पोटली कल्पना का शास्त्रीय आधार और प्रयोग विधि सीमित है और औषधि आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए आजकल इस कल्पना का प्रयोग कम ही होता है। अब पोटली के प्रकार देखते हैं। स्वरूप के आधार पर पोटली के 3 प्रकार है। पहला है शिखराकार। जिस पोटली का आकार शिखर समान हो उसे शिखराकार पोटली कहते हैं। पुग मात्रा गुटीकृत।
अर्थात पुगफल समान मात्रा वाली पोटली को पुग मात्रा गुटीकृत कहते हैं। और तीसरा है कर्षमान वर्तिका, जिस पोटली एक कर्ष मात्रा वाली हो उसे कर्षमान वर्तिका कहते हैं। निर्माण विधि के आधार पर भी पोटली के 3 प्रकार है। एक है पुटपाक विधि से बनाई गई पोटली, दूसरा है गंधक के द्रावण में पकाकर बनाई गई पोटली, और तीसरा है औषधियों को भावना द्रव्य की भावना देकर वस्त्र में बांधकर पोटली स्वरूप में परिवर्तित किया जाता है, जो कि छाया शुष्क विधि से किया जाता है, उसे भावना विधि द्वारा बनाई गई पोटली कहते हैं। अब निर्माण विधि देखते हैं। सबसे पहले पूर्व कर्म। पोटली बनाने के लिए जिस औषधि द्रव्य का प्रयोग करना हो उसे शुद्ध स्वरूप में तैयार किया जाता है। इसके बाद कज्जली का निर्माण किया जाता है। वालुका यंत्र भी तैयार रखा जाता है और वस्त्र, धागा, मिट्टी का पात्र आदि उपकरण भी तैयार किए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार अग्नि का प्रबंध किया जाता है। अब प्रधान कर्म देखते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो योग में बताए गए मात्रा में अष्ट संस्कारित पारद और शुद्ध गंधक दोनों को मर्दन करके कृष्ण वर्ण की कज्जली बनाई जाती है। इसके बाद योग में बताए गए मात्रा में अन्य द्रव्य, भस्म, रत्न की पिष्टी आदि जो भी द्रव्य मिलाने हो वह सब मिलाकर कुमारी स्वरस, बबुल निर्यास या फिर अन्य भावना द्रव्य के साथ 7 दिन तक मर्दन किया जाता है। अगर कोई भावना द्रव्य का वर्णन न किया गया हो तो स्वच्छ जल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह मर्दन करने से मिश्रण एक रस हो जाता है। इसके बाद इस मिश्रण की शंकु आकार की सोगठी या फिर वटी बनाई जाती है, जो सुपारी के फल के समान या 1 कर्ष मात्रा वाली होनी चाहिए। ऐसी वटी बनाकर छाया शुष्क की जाती है। शुष्क होने पर जलांश कम होने के कारण यह वटी कठिन बन जाती है। याद रहे, सूर्य के ताप में इस वटी को नहीं सुखाना, क्योंकि ऐसा करने से वटी में दरारें पड़ जाती है और वटी ज्यादा शुष्क हो जाती है। इसके बाद वस्त्र की पसंदगी करने का समय आता है। जिस वस्त्र पर गंधक चिपके नहीं और जिसका कारण अग्नि संयोग भी सम्यक रहे, अग्नि मंद न पड़े, ऐसा वस्त्र लेना चाहिए। कॉटन वस्त्र लेने पर गंधक चिपक जाता है और वुलन क्लॉथ लेने पर गंधक के द्रावण में क्लॉथ जल जाता है, इसलिए सिल्क क्लॉथ इस्तेमाल करना सही रहेगा। अब इस क्लॉथ को 4 बार फोल्ड करके कपड़े पर गंधक का चूर्ण छिड़क कर उसके ऊपर सोकटी रखकर चारों तरफ से वस्त्र को पकड़कर धागे से बांधकर पोटली बनाई जाती है। गंधक का चूर्ण छिड़कने से सोकटी वस्त्र में चिपकती नहीं है। अब इस पोटली को आयरन रोड से बांधकर दोला यंत्र में लटकाई जाती है। दोला यंत्र में पोटली डूब जाए इतना या फिर पोटली से 4 गुना गंधक का द्रावण भर लिया जाता है। पोटली पात्र के तल पर स्पर्श न करे, इसका ध्यान रखना पड़ता है, वरना वस्त्र में आग लग सकती है। इस तरह पोटली को गंधक के द्रावण में 1.5 से 2 घंटे तक रखने पर पोटली परिपक्व हो जाती है। जब तक पोटली परिपक्व नहीं होती तब तक गंधक द्रव स्वरूप में रखने के लिए मंदाग्नि देना पड़ता है। अंत में परिपक्व होने पर पोटली की परीक्षा की जाती है। तो यह हमारा प्रधान कर्म है। अब पश्चात कर्म देखते हैं। सबसे पहले तो श्वांगशीत होने पर पोटली गंधक के द्रावण में से निकाल ली जाती है। इसके बाद पोटली के ऊपर जो गंधक चिपका हुआ हो उसे हटा दिया जाता है और वस्त्र में से पोटली को बाहर निकाल लेते हैं और उसे साफ कर लेते हैं और अंत में पोटली परिपक्व हुई है या नहीं इसकी परीक्षा करते हैं। यह परीक्षा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह पोटली परिपक्व हो गई है। जिसमें से पहली परीक्षा है व्योम वर्णम तु गंधकम, अर्थात गंधक के द्रावण का वर्ण व्योम अर्थात आकाश जैसा हो जाता है। दूसरा है धात्वीय आवाज, वटी को किसी धातु के साथ टकराने पर टन टन की आवाज आती है। यह 2 मुख्य परीक्षा है। इसके अलावा भी वटी का वर्ण श्याम होने पर भी पता चल जाता है कि वटी परिपक्व हो गई है। वटी कठिन होने पर या फिर वस्त्र जल जाने पर भी हमें पता चलता है कि वटी परिपक्व हो गई है। अब पोटली का प्रयोग कैसे करना है यह देखते हैं। सामान्यतः गुटिकाकार पोटली को किसी पत्थर पर रगड़कर यानी कि घिसकर द्रुत या मधु के साथ दी जाती है। रसामृत नामक ग्रंथ में पोटली को अदरक स्वरस,
या फिर नागवेली स्वरस के साथ घिसने की बात कही है। और हिरण्यगर्भ पोटली घिसकर तालु प्रदेश में ऐसे ही रख दी जाती है या फिर प्रधमन नस्य द्वारा भी दी जाती है। अगर उपयोग देखें तो श्वास, कास, प्रमेह, शुक्रदुष्टि, प्रदर, राजक्षमा, मूत्रकृच्छ, मूत्रद्राह, ग्रहणी, ज्वर आदि रोगों में अलग अलग पोटली का प्रयोग किया जाता है और अनुपान के रूप में स्तन्य, मधु, जीरक, पुगफल, त्वक चूर्ण, अदरक स्वरस, द्रोणपुष्पी स्वरस या फिर द्रोणपुष्पी क्वाथ, ऊनिम्ब स्वरस या लाजा के साथ पोटली का प्रयोग किया जाता है। रस कामधेनुकार ने पथ्य पथ्य का भी वर्णन किया गया है। उनके अनुसार द्रुत, दधी, शाली चावल, शाक सेवन जिसमें हींग न डाली हुई हो इसका सेवन पथ्य के रूप में लेना चाहिए और अम्ल द्रव्य, तेल, बिल्व, कांजी, रात्रि जागरण, स्त्री सेवन या फिर क्रोध नहीं करना चाहिए। अंत में पोटली कल्पना को इजीली याद रखने के लिए स्पेसिफिकेशन देखते हैं। इंग्रेडिएंट के रूप में पारद, गंधक और लोहादी वर्ग के द्रव्य का प्रयोग होता है। बाइंडिंग एजेंट के रूप में कुमारी स्वरस या फिर बबूल निर्यास का प्रयोग होता है। इसका शेप पुगफल समान या फिर शिखर आकार होता है। कंटेनर के रूप में हम लोहे का पात्र या मिट्टी का पात्र किसी का यूज कर सकते हैं। क्लॉथ है वह सिल्क का लेना चाहिए। गंधक की मात्रा 4 गुना होनी चाहिए और इनडायरेक्ट हीट का प्रयोग करना चाहिए। यंत्र में दोला यंत्र का प्रयोग करना चाहिए और पाककाल का समय 1.5 से 2 घंटे का रहता है तथा पाक लक्षण नीलश्याम वर्ण, मेटेलिक साउंड और बर्निंग ऑफ सिल्क क्लॉथ ये 3 है। इस तरह से आप इस कल्पना को इजीली याद कर पाओगे। तो यह थी पोटली कल्पना की जानकारी। क्या आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो इसे लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।